सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और आज हम लोग जानने वाले हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के जो दोनों चैप्टर्स हैं उनमें कौन से ऐसे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप नीट में कभी भी मिस करना नहीं चाहोगे, जिनसे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन के आएंगे ही आएंगे। तो बात करते हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड सेकंड चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। अब जैसा कि चैप्टर का नाम साफ साफ दर्शाता है कि आप यहां पर बायोलॉजी के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप किस चीज के लिए कर रहे हो? टू मैनिपुलेट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जस्ट फॉर रेफरेंस, मैं चाहता हूं कि मैं बैक्टीरिया से अपना इंसुलिन बनवा पाऊं, यानी ह्यूमन इंसुलिन बनवा पाऊं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे ह्यूमन के इंसुलिन का जीन, यानी ह्यूमन के इंसुलिन बनाने वाले जीन को बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करना होगा। बट जितना सिंपल ये प्रोसेस सुनने में है उतना ही डिफिकल्ट एग्जीक्यूट करने में है, एंड देयर आर वैरायटी ऑफ प्रोसेस जो इस दरमियान आपको फेस करने होंगे। उन्हीं सारे के सारे प्रोसेसेस को मिला के हम क्या बोलते हैं? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं। सो आप यहां पर क्या पढ़ते हो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर? और कुछ नहीं बल्कि आप रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हो। और यहां पर इस आरडीटी टेक्नोलॉजी का जो स्टेप वाइज बाइफर्केशन है वही हमारे पूरे के पूरे चैप्टर की कहानी भी है। तो लेट्स से यहां पर आपको एक सेल दिखाई दे रहा है ह्यूमन का, राइट? ये ह्यूमन का एक सेल है। इस सेल के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, और इस न्यूक्लियस के अंदर जाहिर सी बात है आपका क्या होगा? डीएनए होगा। अगर मैं इसके अंदर के डीएनए को यहां पर मैग्नीफाई करके बना दूं आप सबके सामने, तो वो डीएनए कुछ ऐसा दिखाई देगा। यह डीएनए आपका काफी लंबा सा होगा। ह्यूमन डीएनए को हमने आइसोलेट कर लिया है। अब ह्यूमन डीएनए आइसोलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको सबसे पहले इस सेल को तोड़ना होगा इनटू फ्रेगमेंट्स। यहां पर आपको डीएनए मिलेगा, आरएनए मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, लिपिड मिलेंगे। उसमें से आपको हर चीज को डाइजेस्ट कर देना है। लिपिड को आप लाइपेज से डाइजेस्ट कर दोगे, आरएनए को आरएनएज से डाइजेस्ट कर दोगे, आप प्रोटीन को प्रोटीएज से डाइजेस्ट कर दोगे, एंड में बचेगा आपका सिर्फ और सिर्फ डीएनए, जो कि आप चिल्ड इथेनॉल की मदद से प्रेसिपिटेट कर सकते हो और स्पूलिंग नाम की प्रोसेस से इसे निकाल सकते हो। तो यहां पे आपको डीएनए मिल गया। अब इस पूरे के पूरे ह्यूमन डीएनए में से इतना ही है जो आपके काम का डीएनए है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी ये वो जीन है जो मैं चाहता हूं कि मैं बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करूं। ये वो जीन है जो आगे चल के क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा बैक्टीरिया के अंदर। तो मैं क्या करूंगा? इस जीन को काट लूंगा। इस जीन को काटने के लिए मुझे क्या चाहिए? कैंची चाहिए। और इस कैंची का नाम क्या हो जाएगा दोस्त? इस कैंची का नाम क्या हो जाएगा? ये जो कैंची यहां पर मैंने बना दी है, इस कैंची का नाम क्या हो जाएगा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये स्पेसिफिक लोकेशंस पे से इस जीन को काटेगा, एंड अल्टीमेटली ये जीन हमारे हाथ में आ जाएगा। इसको हम अगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट भी कर सकते हैं। अब ये जो आपका यहां पर जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मैं चाहूंगा कि जीन ऑफ इंटरेस्ट किसी वेक्टर के अंदर मैं इंसर्ट करा दूं, और ये जो वेक्टर है यूजुअली आपका क्या होता है? प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड जो कि आपने देखा था बैक्टीरिया के अंदर ये पाया जाता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए ये होता है। तो यहां पर आपको एनसीईआरटी के अंदर पीबीआर 322 प्लाज्मिड के बारे में बताया गया है। इस पीबीआर 322 को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, राइट? यहां पर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट इंटीग्रेट हो चुका है। अब आप इसे कहां सेंड कर दोगे? अब आप इसे भेज दोगे इनटू द बैक्टीरिया। और जब आप इसे बैक्टीरिया के अंदर भेजोगे तो बैक्टीरिया के अंदर अगर ये जो जीन है, ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, अच्छे तरीके से बैक्टीरिया के अंदर पहुंच गया तो ये जो जीन है ये अपने आप को एक्सप्रेस करने लगेगा। अगर ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है ठीक तरीके से, तो ये क्या करेगा? आगे चल के प्रोटीन बना लेगा। और अगर लेट्स से ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये इंसुलिन का एक जीन है, तो ये प्रोटीन के नाम पे क्या बनाएगा? आपका इंसुलिन बना लेगा। और दुनिया में अगर आपको कोई भी प्रोटीन प्रोडक्ट इसी तरीके से तैयार करना है, देन यू कैन गेट इट डन वाया द हेल्प ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और यू कैन गेट इट डन वाया बायोटेक्नोलॉजी। तो आपको यहां पर टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना होता है। अब यहां पर आपने कैंची से इस डीएनए के टुकड़े को काटा, यानी आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया। तो यहां पर जब आप इन दो डीएनए के टुकड़ों को जोड़ रहे हो तो क्या आप गोंद का इस्तेमाल नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। उस गोंद को हम क्या बोलते हैं? डीएनए लाइगेज बोलते हैं। ये जो यहां पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए गोंद आएगी, इसे आप डीएनए लाइगेज बोलोगे। और ये काटने के लिए जो कैंची आएगी, इसे आप क्या बोलोगे? इस कैंची को आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोलोगे।
सारी की सारी चीजें जो यहां पर हो रही हैं, इसी फ्लो को आप लोग कहां पढ़ते हो? इस फ्लो को आप लोग पढ़ते हो इन द चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आप उसकी एप्लीकेशंस भी देखते हो एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हो कि ये सारी चीजें कैसे हुई। दो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो है आपका पीसीआर, अगर मैं इंडिपेंडेंट टॉपिक्स की बात करूं तो, एंड एक जो आपका टॉपिक है पीसीआर के बाद वो है आपका अगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये टॉपिक्स आप कभी भी मिस करना नहीं चाहोगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए के बैंड्स किस बेसिस पर सेपरेट हो रहे हैं एंड पीसीआर में आपका डीएनए किस तरीके से एम्पलीफाई किया जा रहा है, कैसे एक डीएनए का जो पीस था हमारे पास, कैसे उसकी बिलियंस ऑफ कॉपीज तैयार हो रही हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो आपको पीसीआर बहुत डिटेल में पढ़ना है, राइट? यहां पे आपको स्ट्रैंड का सेपरेशन, आपको एनिलिंग, आपको एम्पलीफिकेशन, सब कुछ काफी डिटेल में पढ़ना है। अगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपको देखना है कि सबसे छोटा जो आपका डीएनए का पीस है वो भाग करके काफी दूर चला जाएगा वेल से, एंड अगरोज जेल के ऊपर जो सबसे मोटा पीस ऑफ डीएनए है वो उतना दूर नहीं भाग पाएगा, राइट? तो अगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको पढ़ना है, किस प्रिंसिपल ये काम करता है, इस पे आपको एक क्वेश्चन आता हुआ दिखाई देगा। पीसीआर पे भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आजकल ज्यादा आने लगे हैं। और ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, यहां पर आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई एंडोन्यूक्लियस किस काम आता है, राइट? आपका एंडोन्यूक्लियस का नाम किस हिसाब से रखा जाता है? इको आर1 का नाम इको आर1 है तो क्यों है? ई का मतलब उसमें एस्चेरिचिया है, को का मतलब वहां पर कोलाई है, आर का मतलब RY13 स्ट्रेन है, एंड 1 का मतलब सबसे पहले आइसोलेट किया गया था आपका RY13 स्ट्रेन में से। इसी तरीके से आपके अलग अलग एंडोन्यूक्लियस का और एक्सोन्यूक्लियस का नॉमेनक्लेचर किया जाता है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज हैं जो आपको बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़नी होती है। ओवरऑल अगर आपको पता है कि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट कैसे बैक्टीरिया के अंदर जा करके अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, देन यू आर मोर देन डन फॉर एनीथिंग। जरूरी नहीं है कि ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये आप बैक्टीरिया के अंदर ही इंसर्ट कराएं। आप चाहते हो कि कई बार ये जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये किसी प्लांट के अंदर भी एक्सप्रेस करे, किसी एनिमल के अंदर भी एक्सप्रेस करे। सो डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस ऑर्गेनिज्म के अंदर भेज रहे हो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट, अलग अलग टाइप के मैकेनिज्म्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो, अलग अलग प्रोसेसेस का आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे जो प्लांट है इसके अंदर अगर आप चीजें भेजना चाहते हो तो आप किसका इस्तेमाल कर पाओगे? आप यहां पर एक वेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हो जिसका नाम क्या रखा है हमने? टीआई प्लाज्मिड रखा है, राइट? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड आपने इसका नाम रखा है। अगर आप एनिमल की बात कर रहे हो तो एनिमल में भी आप वेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हो, और वेक्टर कौन सा आप इस्तेमाल करोगे? रेट्रोवायरल वेक्टर का इस्तेमाल करोगे। सिमिलरली मेथड्स भी अलग अलग हो सकते हैं, कहीं आप जीन गन का इस्तेमाल करते हो या बायोलिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हो, कहीं पर आप इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हो, माइक्रो इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हो। देयर आर वैरायटी ऑफ वेज जिससे आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को अपने ऑर्गेनिज्म के अंदर, अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर पहुंचा सकते हो, और इसी प्रोसेस का नाम क्या है? बायोटेक्नोलॉजी। अब जब आप एक जीन ऑफ इंटरेस्ट को बैक्टीरिया के अंदर भेज रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा जीन एक्सप्रेशन करवा पाए, जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा प्रोटीन बना पाए, क्योंकि 2, 3, 4, 100, 1000 करोड़ बैक्टीरिया मिलकर के कितना ही प्रोटीन बना लेंगे? बहुत कम। जो आपको अपने कल्चर प्लेट पर छोटी सी बैक्टीरियल कॉलोनी दिखाई देती है उसमें 1 करोड़ से भी ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं, तो आपका बहुत कम प्रोटीन बना पाएंगे ना। जो कॉलोनी ही इतनी सी है, जो कॉलोनी ही लेट से इतनी दिखाई दे रही है, राइट, वो प्रोटीन तो बहुत ही कम बनाएगी, 1 ml प्रोटीन भी नहीं बना पाएगी। लेकिन आपको चाहिए कि आप बहुत ज्यादा प्रोटीन तैयार करो, क्योंकि इंसुलिन जो है लेट से आप डायबिटिक पेशेंट्स को देना चाहते हो तो आपको उसे बहुत ज्यादा मात्रा में बनाना पड़ेगा। तो आप वहां पर बायोरिएक्टर्स का भी इस्तेमाल करते हो, आप वहां पर 100 से 1000 लीटर के बड़े बड़े कंटेनर्स का इस्तेमाल करते हो, उसके अंदर मास लेवल पे, बल्क लेवल पे आप बैक्टीरिया को ग्रो करते हो और उसके अंदर अपना फेवरेट जो जीन है वो एक्सप्रेस कराते हो, जिससे कि आपको बहुत बेहतर तरीके से अपना प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट मिल पाए और आप उसे मार्केट में उतार पाओ, कमर्शियलाइज कर पाओ। अब मार्केट में उतारने से पहले आपको किसी चीज की सेफ्टी टेस्टिंग भी करनी पड़ती है, जैसे कि कोविड की जो वैक्सीन थी वो आपको डायरेक्टली नहीं लगा दी गई, सबसे पहले कुछ छोटे एनिमल्स के अंदर उसकी टेस्टिंग करी जाती है, जैसे कि रैट, राइट। उसके बाद कुछ और बड़े ऑर्गेनिजम्स पर जो कि हमसे अच्छे खासे रिलेटेड हैं उन पर वैक्सीन टेस्टिंग करी जाती है, जैसे कि आपका मंकी। एंड देन उसके बाद ह्यूमंस में एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पेशेंट के ऊपर किसी भी वैक्सीन का ट्रायल एंड टेस्टिंग करी जाती है, एंड देन उसके बाद उसको जो है मास में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं तो इसे वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग कहा जाता है। अब यही जो सेम प्रोसेस है
आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को ढूंढने से लेकर के उसे किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर भेजने तक, इसी को आप अलग अलग सेक्टर्स के अंदर अप्लाई भी कर सकते हो, जिसे हम पढ़ते हैं सेकंड चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। आप यहां पर क्या देखते हो? आप यहां पर यह देखते हो कि आपको अगर कुछ मेडिसिन बनानी है तो आप बायोफार्मास्यूटिकल के अंदर भी, यानी अगर आपको कोई प्रोटीन बनाना है तो आप उस इंपॉर्टेंट प्रोटीन को भी बना सकते हो वाया जेनेटिक इंजीनियरिंग। आपने बीटी कॉटन का नाम सुना होगा, बीटी कॉर्न का नाम सुना होगा, बीटी ब्रिंजल का नाम सुना होगा। बीटी यानी बैसिलस thuringiensis, ये जो है एक बैक्टीरिया से निकाला हुआ एक क्राय नाम का जीन है, जिसको आप क्या करते हो, अलग अलग प्लांट्स में डालते हो और उससे वो पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाता है। तो एक ऐसा जीन जो आप बैक्टीरिया से निकाल रहे हो और प्लांट में डाल रहे हो और प्लांट को उससे फायदा हो रहा है, इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशंस के नाम पर एग्रीकल्चर के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो मेरे दोस्त। किसका? आपके बायोटेक्नोलॉजी का। इसके अलावा व्हेन इट कम्स टू डायग्नोस्टिक्स, तो डायग्नोस्टिक्स में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको किसी बीमारी की टेस्टिंग करनी है, आपको किसी बीमारी की जांच करनी है, अगर आपको एड्स का ठीक तरीके से डायग्नोसिस करनी है, तो आपको एलाइजा टेस्ट जो है उसके थ्रू गुजरना पड़ेगा, राइट। सो ये जो टेस्ट है, यहां पर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। और पीसीआर जो है वो तो आपकी एक अच्छी खासी एप्लीकेशन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की है ही, क्योंकि आप डीएनए को रेप्लिकेट करा रहे हो ना, आप बहुत बार उसकी कॉपीज बना रहे हो, तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पीसीआर का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एंड में आपको कुछ एथिकल प्रैक्टिसेस के बारे में बताया हुआ है कि एथिकल इश्यूज आपके काफी बार आ जाते हैं और लीगल इश्यूज काफी बार आ जाते हैं, राइट। तो काफी बार ऐसा होता है कि आपको एथिकल और लीगल इश्यूज का सामना करना पड़ता है। और यहां पर एक और टॉपिक आता है आपका बहुत प्यारा सा, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोपिरेसी, राइट, बायोपिरेसी। तो यहां पर आपको यह देखने को मिलता है कि बायो में पायरेसी कैसे होती है। जैसे कोई मूवी कोई लीक कर देता है तो प्रोड्यूसर को बहुत नुकसान हो जाता है। इसी तरीके से लेट से कोई ऐसी चीज है जिसको मैं ओन करता हूं, राइट, बट मैंने कोई पेटेंट नहीं लिया और कल को कोई और उठ करके उसी चीज को बेचना स्टार्ट कर देता है, तो मुझे उससे बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी मार्केट में बिक रही है एंड मुझे उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा। या तो मुझे रॉयल्टी नहीं मिल रही, या मुझे पैसा नहीं मिल रहा, या अल्टीमेटली मुझे क्रेडिट भी नहीं मिल रहा, तो मेरे को तो हर एंड पे लॉस हो गया। भारत की ऐसी काफी सारी जानी मानी चीजें इंक्लूडिंग द बासमती राइस, इंक्लूडिंग द नीम का पेटेंट यूएस में ग्रांट कराने की कोशिश करी गई। टर्मरिक का जो पेटेंट है वो भी बाहर ग्रांट कराने की कोशिश करी गई। लेकिन हम लोग सिंस इसे हजारों सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे जो पुराने फोल्क लॉर्स हैं या फिर हमारे पुराने जो ग्रंथ हैं उनमें ऑलरेडी इनका जिक्र है, तो हम लोगों को वो पेटेंट जो है वो वापस मिला। अदरवाइज हमको काफी सारे लॉसेस जो है वहां पर देखने को मिल सकते थे। तो बायोपायरेसी का जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो यहां पर आपको सेम वही का वही प्रोसेस मिलेगा जो आप बायोटेक में देख चुके हो। सेम सारी की सारी चीजें, एक भी नया पॉइंट नहीं है। नया पॉइंट है सिर्फ एप्लीकेशन में कि अगर आप बायोटेक के सारे प्रोसेसेस को देखो तो आप उन्हें इस्तेमाल कहां पर कर रहे हो। क्या आप उनको मेडिसिन में इस्तेमाल कर रहे हो, क्या आप उनको एग्रीकल्चर में इस्तेमाल कर रहे हो, क्या आप पेस्ट रेजिस्टेंस में इस्तेमाल कर रहे हो, क्या आप डायग्नोस्टिक्स में इस्तेमाल कर रहे हो, या कल को आप कोई नई चीज का आविष्कार करते हो तो क्या आप उसमें इस्तेमाल कर रहे हो। बायोटेक्नोलॉजी is all about application. Biotechnology is all about understanding. आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसको आप चाहते हो किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सप्रेस कराना, उसको आइडेंटिफाई करने से लेके उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म में भेजकर उसे एक्सप्रेस कराने तक की जो जर्नी है, ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस है, ये हम लोगों को अच्छे तरीके से समझना होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा आउटपुट आपको कैसे देना है, तो आपको मेन प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में एक बेसिक आइडिया लेना है कि चीजें आपकी ट्रांसफर कैसे होती हैं फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आपका ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। उसमें आपको प्रोसेस बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि एप्लीकेशन किस तरीके से आपकी हुई। और पीवाईक्यूज में सारी की सारी एप्लीकेशन क्लियर है, यानी पिछले 10 साल के सिर्फ 10 क्वेश्चन आप लोग उठाकर देखोगे, आपको मेजरली सारी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी। आपको उससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, आप अल्टीमेटली बहुत ही बेहतर स्कोर कर रहे होगे अपने एग्जामिनेशन के अंदर। सो दिस वाज अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। आई होप आपको आज का ये जो सेशन है, छोटा सा छुटकू सा प्यारा सा सेशन, ये पसंद आया होगा। यहाँ पर हमने ये जाना कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है एंड अल्टीमेटली बहुत जल्दी जल्दी उसका हम लोगों ने ओवरव्यू लिया। हर स्टेप को अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप एनसीईआरटी की एक बेसिक रीडिंग लगाएंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा, बिकॉज इट इज ट्रूली एन एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर। सो अल्टीमेटली आपको सारी चीज़ें
समझ में आ रही होती हैं विद द रीडिंग इफ यू हैव ऑलरेडी अ गुड ग्रिप ऑफ दिस टॉपिक। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद।